ज़बाने दिल, इरादे, जाँबाजियाँ, नारे, ये आए दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, सहाफ़त, शायरी, इल्म फ़न, कुतब खाने, कलम के मोज़े, इल्म हुनर की शोख तस्वीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है ख़रीदारो, बताओ क्या ख़रीदोगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में 3 अहम बातें होंगी। पाकिस्तान की सियासत किस हद तक तब्दील होने जा रही है, आने वाले दिनों के अंदर किसके ऊपर केसेस खुलेंगे और कौन पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर जाएगा। ये 3 बुनियादी निकात हैं जो आज के व्लॉग में डिस्कस किए जाएंगे। आज एक अहम ऑडियो लीक्स की बाज़गश सुनाई दी है। उस ऑडियो लीक के मंदरजात क्या हैं और उस ऑडियो लीक के ऊपर मुख्तलिफ लोग राय क्या रखते हैं, सबसे पहले बात का आगाज़ इससे किया जाएगा और फिर उसके बाद बातचीत की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को PTI में ज़म होने की जो पेशकश की गई उस पर PMLQ का रद्द-ए-अमल क्या रहा। और फिर उसके बाद बात यह की जाएगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के क्या दहाने पर है या नहीं है। अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर है तो फिर पाकिस्तान से भागने का इरादा कौन कर रहा है, इसके ऊपर मुफस्सल बातचीत करेंगे। तो आगाज़ करते हैं ऑडियो लीक के हवाले से। एक मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पे आती है, उसमें एक खातून की आवाज़ है और दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ है। खातून की आवाज़ को कहा जा रहा है कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की आवाज़ है। वो टेलीफोन करती हैं किसी को और आगे से वो ये पूछती हैं कि तोशा खाना से आई हुई जो चीज़ें हैं इसकी तस्वीरें तुमने क्यों मंगवाई। आगे से जो मर्द बोलता है उसे ये कहा जा रहा है कि ये इनाम खान है जो बनी गाला का निगरान है। इनाम खान की तरफ से जवाब ये आता है कि मैंने कोई तस्वीरें नहीं मंगवाई, जिस पर फिर से वो खातून ये कहती हैं कि असगर ये कह रहा है कि तुम्हारे कहने पे उसने तस्वीरें बनवाई हैं और फिर वो तस्वीरें तुम तक पहुंचाई हैं। और वो खातून ये भी कहती हैं कि घर में आने वाली अशिया की तस्वीरें क्यों बनाई गई, घर से जो बाहर चीज़ें जाती हैं उनकी तस्वीरें बननी चाहिए और MS ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए ये चीज़ें भिजवाई, तो फिर तुमने किस कैपेसिटी के अंदर इसकी तस्वीरें बनवाई। उसी शख्स की जानिब से जवाब ये दिया जाता है कि बीबी, मैंने ऐसी किसी तस्वीरों की डिमांड नहीं की। जिस पर वो खातून फिर घर में मौजूद किसी शख्स से बातचीत करती हैं और उससे ये पूछती हैं कि तुमने किसके कहने पे तस्वीरें भेजी हैं। उसकी जानिब से जो जवाब आता है वो मुबहम है। उसकी जानिब से जवाब हासिल करने के बाद फिर वो उस शख्स से मुखातिब होती हैं जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और उससे ये कहती हैं कि वो कह रहा है कि उसने तस्वीरें तुम्हें भेजी हैं। वो फिर कहता है कि बीबी, मुझे तस्वीरें आई हैं लेकिन मैंने ये तस्वीरें नहीं मंगवाई, इसने मुझे तस्वीरें भेजी और बाद में कॉल पे मुझसे ये बात की कि ये चीज़ें घर के अंदर आई हैं। मैंने इसको कहा कि ये बीबी तक पहुंचा दो, आगे बीबी का काम है और बीबी जाने। मैंने ये तस्वीरें नहीं मंगवाई और ना ही मेरी कोई डिमांड थी। जिस पर उस खातून की जानिब से ये जवाब दिया जाता है कि आज के बाद तुम इस घर में कदम ना रखना और तस्वीरें लेकर जहां पर बैठे हो वहीं बैठे रहना। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मंजरनामे के ऊपर कामरान शाहिद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनकी राय यह है कि ये जो तस्वीरें आई हैं ये तोशा खाना से तस्वीरें लीक नहीं हुई जो इससे पहले मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। वो एक येलो डायमंड हार का तज़किरा कर रहे हैं कि येलो डायमंड एक हार आया था और मुख्तलिफ मुमालिक से पाकिस्तान को तोहफे मिलते रहे और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब को तोहफे मिलते रहे। अब उसमें बहुत से तोहफे ऐसे हैं जो तोशा खाना गए ही नहीं और डायरेक्ट बनी गाला है। उनके मुताबिक सऊदी सफीर एक डायरेक्ट हदिया लेके बनी गाला पहुंचता है और इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर कर देता है। उनके मुताबिक, कामरान शाहिद साहब के मुताबिक, ये चीज़ें खुलेंगी तो स्केल इसका बहुत ज़्यादा वसी होगा। बातें मंजर आम पे आना शुरू होगी कि कितने तोशा खाना के जो तहाइफ थे वो तोशा खाना जाने की बजाय बनी गाला आते रहे और कितने तहाइफ ऐसे थे जो तोशा खाना में पहुंचे और वहां से ये बनी गाला बाद में मुंतकिल हो गए या इन्हें खरीद लिया गया। याद रहे कि 9 जनवरी को तोशा खाना रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समात है और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर रखा है। अब ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब सियासत का धारा तब्दील हो रहा है। एक तरफ अपोजिशन ये चाहती है कि कुली तौर पर नए इंतखाबात हों और दूसरी तरफ से वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन को किसी तरीके से दबा लिया जाए। पहली बात, दबाया किस तरीके से जाए, उनके नैरेटिव को मारा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, अवाम के जहनों में इसकी मकबूलियत को कम किया जाए। दूसरा, उनका हरबा, इनके ऊपर केसेस बनाए जाए। तीसरा हरबा, इनके खिलाफ नित नई चीज़ें आएँ और अवाम तक पहुँचाई जाए।
अब मैं तरफदारी किसी की नहीं करता, ना वफाकी हुकूमत की करता हूं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करता हूं। ये चीज़ें अगर मंजर आम पे आ रही हैं तो इसका तो एहतसाब होना चाहिए कि पाकिस्तानी खजाने को नुकसान किसने पहुंचाया, लेकिन इसके साथ यह भी एहतसाब होना चाहिए कि दो अफराद की जो आपसी कन्वर्सेशन है वो पब्लिक किस तरीके से हो जाती है, वो लीक किस तरीके से हो जाती है, वो टैप कौन करता है, वो रिकॉर्ड कौन करता है, यहां पे इंसानी बुनियादी हुकूक की क्या खिलाफ वर्जी नहीं होती। अगर इस तरह की चीजें मंजर आम पे आने के बाद एहतसाब का अमल आगे बढ़ता है तो फिर इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा कि यह किन लोगों की जानिब से एक आपसी गुफ्तगू को लीक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके ऊपर बहसो मुबाहिसा होता है। ये चीजें क्लियर होना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के ऊपर कि वो लिबर्टी चौक के अंदर एक कल जलसा आम करना चाहती है और उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़कीदुल मिसाल जलसा आम किया जाएगा। सवाल ये बनता है कि क्या लिबर्टी चौक में फ़कीदुल मिसाल जलसा हो सकता है? उसका मोहल्ले वकू देखिए, उसका क्या वसीओ अरीज रकबा है, या उसके अतराफ में आप इतने मजमे को बुला सकते हैं कि आप ये कह सकें कि हमने यहाँ पे ट्रेंड सेट किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करना ही चाहती थी तो किसी और बड़े मैदान का इंतखाब किया जाता और वहाँ पे पैगाम दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से माजी करीब में ये बयान दिया गया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। तो खान साहब, अगर आपने ये बयान दिया था तो इस बयान पर कायम रहना चाहिए था, फिर अगर मगर की सिचुएशन पे नहीं जाना चाहिए, फिर यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हुकूमतें छोड़ दी गई तो हमें यह नुकसान हो सकता है, फिर यह नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमतें छोड़ दी गई तो वफाकी हुकूमत जो है वो तखरीब खाना कार्रवाई अमल में ला सकती है, फिर यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर केसेस होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बयानिया मजबूत है, अगर आप ये समझते हैं कि अवामी मकबूलियत आपको हासिल है, अगर आप ये समझते हैं कि अगले आम इंतखाबात के नतीजे में आप ही बरसर इक़्तिदार आएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आपके बयानिए के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आप ही सादिक और अमीन हैं और आप उन लोगों का कला कमा करेंगे जो एक चोरों का टोला है, डाकुओं का टोला है और अपने मफाद के लिए इकट्ठा हुआ फिरता है, तो फिर आपको फैसला करने के बाद, ऐलान करने के बाद फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैलिड हैं, लेकिन खान साहब को इससे पहले फिर मुशावरत कर लेनी चाहिए थी। जब खान साहब ने इतना बड़ा ऐलान किया तो फिर उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुशावरत कर लेते, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुशावरत कर लेते कि अगर हम असम्बलियों से बाहर जाते हैं तो हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स किस तरीके से भुगतना पड़ेंगे। ये पहले से मुशावरत होती, उसके बाद ऐलान होता, कुछ दिनों बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाती, फिर पता चलता कि जो बात कही उस बात पर पक्के हैं, आप अब भी असम्बलियां तहरील कर देंगे। लेकिन ये जो अगर मगर की सिचुएशन है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हमारे जो तरक्याती काम चल रहे हैं ये ठप हो जाएंगे, हम तरक्याती कामों की तकमील तक हुकूमत में रह लें। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बेशतर MPs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उनसे राबिता किया, तो उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत को अभी कुछ देर बरकरार रहना चाहिए इस तनाजुर के अंदर के तरक्याती काम अपनी तकमील तक पहुंच जाएं। ये ना हो कि तरक्याती काम वहीं पर रुक जाए, हुकूमत भी जाती रहे, हमारे खिलाफ इक़दामात भी होना शुरू हो जाएं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हों और हम कहीं के ना रहें। मौक़िफ़ उनका ठीक है, लेकिन जब आप एक फैसला कर चुके हैं तो सियासत के अंदर उस फैसले को अटल बरकरार रखते तो आपकी सियासत मज़ीद मजबूत होती। आज खान साहब की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने की जो दावत दी गई, ये उन्हीं कयास आराइयों के तनाजुर में दी गई है कि जो ये बात करते थे कि अगले इलेक्शन में हो सकता है मोनस इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ें। लेकिन आज मुस्लिम लीग काफ ने यह जवाब दिया कि हम अपनी अलग से शनाख्त बरकरार रखना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ठीक है, एक पुरानी जमात है, पुरानी जमात चलती आई, अब किसी दूसरी जमात में वो जम नहीं होना चाहते। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगले आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से अगर मोनस इलाही टिकट होल्डर है तो तारिक बशीर चीमा किस पार्टी से टिकट होल्डर होंगे? क्या पार्टी के अंदर तनाजात होते हुए एक धड़ा किसी और के साथ और दूसरा धड़ा किसी और के साथ रहेगा? सालिक हुसैन किसी और तरफ रहेंगे, वजाहत हुसैन किसी और तरफ रहेंगे, मूनस इलाही किसी और तरफ रहेंगे, तारिक बशीर चीमा किसी और तरफ रहेंगे, कामिल अली आगा एक तरफ होंगे, चौधरी शुजात हुसैन दूसरी तरफ होंगे, चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे होंगे और पार्टी के दीगर अरकान दीगर जमातों को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए भी सोचने का मकाम है कि अगले आम इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के साथ चलना है तो फिर अपने धड़े को अलग शनाख्त अगर आप देना चाहते हैं तो यह डिसाइड कर लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत
इस वक्त किसके हाथ में है, किसका फैसला चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे वज़ीर ममलिकत हैं, उन्होंने आके ये बयान दिया रूस के दौरे के बाद कि रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों तेल की फराहमी के लिए रजामंद हो चुका है। ये डिसाइड होना बाकी है कि वो खित्ते को जिस तरीके से तेल फराहम करता है और जितनी कीमत पे फराहम करता है, आया उसी कीमत पे पाकिस्तान को फराहम करेगा या इंडिया को जिस तरीके से फराहम करता है उस तरीके से फराहम करेगा। ये उनका दौरा होगा उनके वफ्द का और उसके बाद ये चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। लेकिन फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये बात वाज़े करते हैं कि रूस से हमें कोई भी तेल नहीं मिल रहा, ना ही हम रूस से तेल ले रहे हैं। अब यहां पे आके एक बात तो क्लियर कर दीजिए हुजूर वाला। मुसद्दिक मलिक साहब ने आके फिर उसका रिबटल दिया है और वजाहत पेश की है। ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गलत बयानी कर रहे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन होने के नाते उनका नैरेटिव और है और हमारा नैरेटिव और है। जब आप एक ही हुकूमत में हैं, एक वजीर कोई और बात कर रहे हैं, दूसरे वजीर कोई और बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि रूस ने हमें क्रूड ऑयल और खाम तेल सस्ते दामों देने की यकीन दहानी करवाई है, तो ये भी बता दीजिए कि कितने अरसे में वो पाकिस्तान मुंतकिल होगा। फिर अवाम को यह भी बता दीजिए कि जब आपने महंगे दामों तेल खरीद रखा है और आप माजी में वो तेल सस्ते दामों अवाम तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे थे, आप ये कहते थे कि IMF का हमारे ऊपर दबाव है, IMF ने जो कड़ी शराइत लागू की हैं उसको मिन्नोन तस्लीम करना पड़ेगा, तो फिर ये 10 रुपए आपने जो तेल की कम कीमत की है, ये कहां से सस्ता तेल आपने हासिल कर लिया कि तेल की कीमत में 10 रुपए कमी वाक़ कर दी? क्योंकि रूस ने तो अभी तक आपको सस्ते दामों तेल फराहम नहीं किया। आलमी मंडी के रेट तो उधर ही है जहां पे पुराने रेट थे आज से 2 माह पहले। तो 10 रुपए आपने जो कीमत कम की है, क्या इसे हम आपका इंतखाबी टैक्टिक्स समझें या फिर यह समझें कि सस्ते दामों ही आपको मिल रहा था और आप अवाम का खून नचोड़ रहे थे? अवाम को अगर रिलीफ देना है तो अवाम को रिलीफ देने के पैरामीटर्स हर वक्त में एक होने चाहिए। यह ना हो कि जब आपको इंतखाबात सर पे दिखाई दे रहे हो, यह ना हो कि जब आपको अपोजिशन दबाने की कोशिश कर रही हो, यह ना हो कि जब आप बरसरे इक्तदार रहने या ना रहने के बीच में लटके हुए हों तब अवाम को आप रिलीफ मुंतकिल कर दें और फिर यह कहें कि हम तो अवाम के खैर खां हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ये बनता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी तो वो ये कहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत का दौर गुजार रही है, ये जलसे जुलूस क्यों कर रही है? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जवाब देना चाहिए कि वो शहर शहर वर्कर्स कन्वेंशन का क्यों इनेकाद कर रहे हैं, जब आपको ये पता है कि आप हुकूमत में अवाम की बेहतरी के लिए फैसला कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मलबा समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गलतियों और कोताहियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए फैसले कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि शहर शहर जाएं, अपने वर्कर्स को मनाएं, उनको एतमाद में ले और उनको ये बताएं कि ये मुश्किल घड़ी में हमको क्या फैसले करने पड़ रहे हैं। आपको भी ये दिखाई दे रहा है कि अभी नहीं तो 2-4 माह बाद, 2-4 माह बाद नहीं 5 माह बाद इसी अवाम में आपको वापस जाना है। यही अवाम आपके गले का तौक बन जाएगी, यही अवाम आपसे सवाल करेगी, यही आपके सामने फरियाद रसी करेगी और यही आपको लान तान भी करेगी। तो इसीलिए आप उसी अवाम में मौजूद हैं और उस अवाम से ये बातचीत कर रहे हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए हैं, आपका एतमाद हमें चाहिए। कल को हम जब आपके दरमियान में आएंगे तो आप हमें फिर से वैसे ही सराहिएगा। अब आ जाते हैं वजीर खजाना साहब के बयान के ऊपर, जो पहले ये बयान देते थे कि पाकिस्तान दिवालियापन की डगर पे है, फिर आके उन्होंने ये बयान दिया कि अपोजिशन पाकिस्तान को दिवालिया बनाना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो IMF को भी धमकी दे चुके, फिर IMF की मिन्नत समाजत भी कर चुके, अब IMF के दर पे हैं कि वो पाकिस्तान का रिव्यू प्लान जो है उसको बहाल कर दे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपके मुल्क के अंदर अद्वियात का इस वक्त खदशा पैदा हो गया है, उसकी किल्लत हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह कि आपका खाम माल अद्वियात का चाइना और भारत से आता था। चाइना और भारत ने आपको उधार पे खाम माल देने से इनकार कर दिया है। भारतीय कंपनीज ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, हम पाकिस्तान को कोई चीज नहीं देंगे। तो अब यह जरूरत आन पड़ी है कि हम अद्वियात के खाम माल के लिए किसकी तरफ रुजू करें, कौन सी गारंटी दें, कौन सी यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया नहीं हो रहा। चाइना भी अगर आप के ऊपर से हाथ उठा लेगा, चाइना की कंपनीज भी अगर आप पे एतमाद नहीं करेंगी, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? जिसका सबसे ज्यादा कर्जा देना है वही आपसे हाथ उठा रहा है, तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे, किसकी मिन्नत समाजत करेंगे, किसको एतमाद में लाएंगे? खुदा के लिए पाकिस्तान की बेहतरी का सोच लीजिए। ये सियासत बाद में खेल लीजिएगा। एक वजीर का और बयान, दूसरे वजीर का और बयान, अपोजिशन का तगड़ा और बयान, ये सियासत को कुछ देर के लिए इसमें तवक्कुफ लाइए और आगे बढ़ने के कुछ इम्कानात को रोशन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।